तो ETS के बाद में हमारा चैप्टर का लास्ट पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में, है ना। चलो सामने देखिए सभी लोग, एम्फीबॉलिक पाथवे, क्या ये दिखाई दे रहा है बेटा? ए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एम्फीबॉलिक पाथवे के अंदर, एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों चलता है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस की बात करो तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब ग्लूकोज का तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कैटाबोलिज्म हो रहा है। पर जरा ध्यान दें हम लोग, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड देन फिर यहाँ से बनता है, बात नहीं करें, एक बनता है यहाँ से डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड देन यहाँ पे PGA बनता है, पागल डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अंदर सीधा आ जाते हैं पायरुविक एसिड से। पायरुविक एसिड से बनता है यहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम A, एंड देन यहाँ से चलती है क्रैब साइकिल, जिसमें आपने पढ़ा था CIO अल्फा SSFM, वेरी नाइस, ऐसा पढ़ा था। चलो अब इसके अंदर आप बोलते हो कि जब ग्लूकोज ज़्यादा नहीं, सेल में जब ATP ज़्यादा होता है तो ग्लाइकोलाइसिस रुक जाता है। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस जब रुक गया तो बचा कौन? ग्लूकोज। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं होगा कि ब्लड के अंदर या सेल के अंदर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, है ना, और फिर ग्लूकोज या फिर ब्लड जो साइटोप्लाज्म या जो ब्लड है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को अब यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे किसमें? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। और जब कभी भी आपको ग्लाइकोजन की ग्लूकोज की जब नीड होगी तो आप ग्लाइकोजन को वापस तोड़ भी दो। तो ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजन का टूटना ग्लाइकोजन का लाइसिस। बीच में लिख दो O, ठीक है, O ग्लाइकोजन तुम्हें तोड़ा जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इसलिए हमने याद है ग्लाइकोलाइसिस की जो पहला स्टेप था उसको रेगुलेट नहीं किया था, है ना। अच्छा, इसके अलावा जब आपको DNA RNA बनाने की आवश्यकता होती है तो DNA RNA बनाने के लिए आपको चाहिए होती है क्या? न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको चाहिए होती है शुगर, एंड वो शुगर भी कौन सी? राइबोज शुगर। तो यहाँ पे एक पाथवे होता है जो अब आपकी फिलहाल सिलेबस से हटा दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं PPP पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। एक्चुअली यहाँ पे जो शुगर बनता है उसका नाम है राइबुलोज 5 फॉस्फेट, दैट्स वाई इसका नाम क्या हो जाएगा? राइबुलोज मतलब पेंटोज शुगर, उसके 5वें कार्बन पे एक फॉस्फेट है, तो इस पाथवे को हम बोल रहे हैं क्या? है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का पर्पस होता है यहाँ पे 5 कार्बन की शुगर बनाना, किसके लिए? न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, और न्यूक्लियोटाइड मतलब DNA RNA बनाने के लिए, ठीक है, वो आपको नहीं पढ़ना है। इसलिए बेटा हमने ग्लाइकोलाइसिस का जो पहला स्टेप था वो रेगुलेट नहीं किया था। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ग्लूकोज तो टूट रहा है पर यहाँ पे राइबो शुगर बन रही है, तो राइबो शुगर का यहाँ पे क्या हो रहा है? एनाबोलिज्म हो रहा है। ग्लाइकोजन का क्या हो रहा है? यहाँ पे ग्लाइकोजन बन रहा है, तो ग्लाइकोजन का एनाबोलिज्म हो रहा है। आगे चलो देखते हैं, ये DHA डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का आप क्या डायग्राम जानते हैं? ये हमने 3 कार्बन की शुगर पढ़ी थी, 3 कार्बन की शुगर पढ़ी थी। अब आपने फैट के अंदर ग्लिसरॉल का डायग्राम पढ़ा था, फैट के अंदर ग्लिसरॉल का डायग्राम पढ़ा था। तो ग्लिसरॉल क्या होता है? CH2OH CHOH CH2OH। बेटा ये डायग्राम भी आप पढ़ चुके हो, ये भी पढ़ चुके हो, तो मुझे बताओ इसमें मैं क्या करूं कि ये बन जाए? एक H आपने यहाँ जोड़ा, एक OH आपने यहाँ जोड़ा, नहीं, डाई हाइड्रोक्सिन शुगर का डायग्राम ये होता है, ठीक है। तो अब इसको देखो और इसको देखो, क्या फर्क है? हाइड्रोजन जुड़ा है ना, तो इससे ये क्या बन गया? इससे ये बन गया क्या? ग्लिसरॉल।
तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि DAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरॉल का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। और सभी सिंथेटिक जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, रिडक्टिव प्रोसेस होते हैं, मतलब जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो आप देख रहे हो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, पढ़ाया था। तो यहाँ पे ग्लूकोज, अब देखो ग्लूकोज का तो चलो ब्रेक डाउन हो रहा है, पर यहाँ पे ग्लिसरॉल बन रहा है। फिर यही ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, फैट बन जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड हो गया है ना, उसके बाद भी अगर ग्लूकोज बच जाता है तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, फैट के अंदर। तो ये देख लो आप कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, क्या पार्विक एसिड का आप सभी लोग डायग्राम जानते हैं, क्या होता है डायग्राम? पार्विक एसिड का डायग्राम क्या मैं ऐसा लिखूं तो आपको कोई तकलीफ है? COOH और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3। ये डायग्राम किसका है, पार्विक एसिड का। अब पार्विक एसिड को देखो, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करूँ इस तरह से कि COOH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे NH2। तो ये क्या बन गया? ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें R ग्रुप मिथाइल ग्रुप होता है? वेरी नाइस। तो यहाँ पे जरूरत पड़ने पर अगर पार्विक एसिड से क्या बन रहा है, यहाँ से सिंथेसाइज हो रहा है एलेनिन अमाइनो एसिड। तो एलेनिन हमारे लिए एसेंशियल हुआ कि नॉन एसेंशियल? नॉन एसेंशियल। इसे हमें खाने की आवश्यकता नहीं है, हमारी बॉडी इसको बना सकती है। कैसे? पार्विक एसिड को कन्वर्ट कर देगा एलेनिन के अंदर। तो जब भी सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है और जब एलेनिन अगर मान लो जरूरत से ज़्यादा कंज्यूम अगर हो जाता है, सो साइटोप्लाज्म के अंदर एलेनिन का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो उस कंसंट्रेशन को वापस नॉर्मल करने की जिम्मेदारी किसकी है? ग्लाइकोलाइसिस की। अब इस केस में ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ यहाँ तक चलेगा, और यहाँ तक चलने के बाद ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एलेनिन के अंदर। आगे नो लिंक रिएक्शन, नो क्रैब साइकिल। समझ आ रही बात? ग्लूकोज तो टूट रहा है पर एलेनिन अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हो रहा है ना। अच्छा, फिर उसके बाद में एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम से बेटा यहाँ पे बनाया जाता है, अभी हम पढ़ेंगे फैटी एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम से कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। तो देखो ये क्या है, 2 कार्बन। फिर से एक एसिटाइल कोएंजाइम, फिर से एक और एसिटाइल कोएंजाइम, फिर से एक और एसिटाइल कोएंजाइम, फिर से एक और एसिटाइल कोएंजाइम, और इस तरह से जुड़ते जाएंगे। और जब यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम के जुड़ जाएंगे तो ये कितने कार्बन का? 16 कार्बन का फैटी एसिड बन जाएगा। हर बार 2-2 कार्बन जुड़ते जाएंगे। और 16 कार्बन का फैटी एसिड कौन होता है? पामेटिक एसिड। कौन होता है? तो यानी ये क्या बन सकता है? फैटी एसिड बन सकता है। या फिर एसिटाइल कोएंजाइम से यहाँ से सिंथेसाइज हो सकता है कोलेस्टेरॉल। आप MBBS में पढ़ोगे तो ध्यान रखना, कोलेस्टेरॉल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम। आपने कभी टर्पिन के बारे में सुना है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टर्पिन। अब टर्पिन आपने 2 तरह की पढ़ी होंगी, मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन। ये भी कहाँ से बनते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम से बनते हैं। चलो, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे सिट्रिक एसिड के बारे में कुछ खास बात नहीं, यहाँ आ जाते हैं। ये कौन है? अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में 5 कार्बन होते हैं, और 5 कार्बन का कोई अमाइनो एसिड बताइए जिसका नाम ग्लूटरिक से मिलता जुलता हो। ग्लूटामिक एसिड। तो जब भी सेल को, तो यहाँ से सिंथेसाइज होता है क्या? ग्लूटामिक अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हो रहा है ना। तो हम तो बोल क्या रहे कि ग्लूकोज टूट रहा है, पर जब भी सेल के अंदर अगर साइटोप्लाज्म के अंदर मान लीजिए कि ग्लूटामिक एसिड की अगर कमी हो जाए, और ग्लूटामिक भी हमारे लिए क्या हो गया? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हो गया, हम खुद इसको बना पा रहे है ना। तो इस केस में अगर ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड की अगर साइटोप्लाज्म में कमी हो गई तो इस कमी को भरपाई कौन करेगा? रेस्पिरेशन। इस केस में ग्लूकोज का तो देखो कैटाबॉलिज्म हो रहा है, पर अब ये क्रैब साइकिल आधा ही चलेगा यहाँ तक, और यहाँ तक चलने के बाद अल्फा कीटोग्लूटरिक क्रैब साइकिल को छोड़कर कहीं और चला जाएगा। ये वाली क्रैब साइकिल नहीं होगी यहाँ पे। समझ आ रही बात? ठीक है। फिर उसके बाद में ये कौन है? सक्सिनाइल कोएंजाइम। सक्सिनाइल कोएंजाइम आगे जाके हम पढ़ेंगे, क्लोरोफिल बनाने के लिए यूज होता है। अगर आपने कभी क्लोरोफिल सुना होगा तो उसके सेंट्रल एटम कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। तो इसमें आप फिर इस तरह से पढ़ोगे टेट्रापाइरोल रिंग। क्या पढ़ोगे? यहाँ पढ़ने वाले हो टेट्रापाइरोल रिंग। तो इस पाइरोल रिंग के अंदर कार्बन काउंट करो, देखो 1 2 3 4 कार्बन
है ना। और सक्सिनाइल कोएंजाइम के पास भी कार्बन कितने, 4 कार्बन। तो ये पायरोल रिंग बना कौन रहा है? ये कौन बना रहा है? सक्सिनाइल कोएंजाइम। पर आप सोचोगे मैम ये नाइट्रोजन कहाँ से आया? ये नाइट्रोजन आता है कहाँ से? ग्लाइसिन से। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होता है ना, वहाँ से आता है, ग्लाइसिन से। तो हम लोग बोलेंगे इस तरह से ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम दोनों मिलके यहाँ पे क्या बना रहा है? टेट्रापायरोल रिंग बना रहा है, पायरोल रिंग बना रहा है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो गया। या फिर हमने पढ़ा था हिम पार्ट। हिम क्या होता है कि अगर इसके सेंट्रल एटम में मैग्नीशियम की जगह अगर Fe हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिम पार्ट बोलते हैं, है ना। तो अगेन वापस फिर से आप देख रहे हो कि हिम पार्ट में भी क्या है? टेट्रापायरोल रिंग है। तो इस टेट्रापायरोल रिंग को बनाने में क्या यूज हो रहा है? यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम यूज हो रहा है। बात आ रही समझ में? तो जब भी क्लोरोफिल की सिंथेसिस करना होगा तो उसके लिए रॉ मटेरियल कौन है? सक्सिनाइल कोएंजाइम है। और सक्सिनाइल कोएंजाइम कहाँ से आएगा? क्रैब साइकिल से आएगा। और क्रैब साइकिल यहाँ तक चलेगी और उसके बाद में यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी, आगे ये वाली नहीं चलेगी। इसके अलावा आपने सुना होगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड यूज होता है अमाइनो एसिड नहीं, पायरिमिडीन सुना है आपने? पायरिमिडीन हो गया, या फिर हम बोलेंगे एल्केलॉइड्स हो गए। तो पायरिमिडीन और एल्केलॉइड्स के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सिलो एसिटिक एसिड हो जाएगा। कोई परेशानी इसमें? आसान था। तो कुल मिला के आप लोग क्या बोल रहे हो कि ग्लूकोज का तो ब्रेकडाउन हो रहा है, पर यहाँ पे ये शुगर बन रही है, ग्लाइकोजन बन रहा है, ग्लिसरॉल बन रहा है, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, टर्पीन, ग्लूटामिक, अमाइनो एसिड, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, पायरिमिडीन, एल्केलॉइड्स। इस तरह से इन चीज़ों का क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है। एंड सिंथेसिस क्या होता है? एनाबॉलिज्म होता है। तो दैट्स वाई एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म होता है ना। तो आप यहाँ पे मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं लिख रहे हो? आपने यहाँ पे एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों लिखा है? एम्फी मतलब बोथ। तो मेटाबॉलिज्म में और एम्फीबॉलिक पाथवे में क्या फर्क हुआ? बेटा मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट का टूट के कार्बोहाइड्रेट का बनना, फैट का टूट के वापस एक नई तरह के फैट का बनना, प्रोटीन के टूट के वापस एक नई तरह के प्रोटीन का बनना, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। बट यहाँ पे टूट ग्लूकोज रहा है, बन कुछ और रहा है। कैटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है, बट एनाबॉलिज्म किसी अदर चीज़ का हो रहा है। सो हम लोग यहाँ पे टर्म मेटाबॉलिज्म नहीं यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे टर्म क्या यूज़ करें हम लोग? एनाबॉलिज्म। सो दैट्स वाई हम लोग क्या स्पेशली यहाँ पे क्रैब साइकिल को क्या एनाप्लोरोटिक रिएक्शन बोल सकते हैं? एनाप्लोरोटिक रिएक्शन, एनाप्लोरोटिक रिएक्शन। एनाप्लोरोटिक का मतलब होता है भरपाई करना। क्या करना? भरपाई करना। मतलब अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूटामिक अमाइनो एसिड कमी हो जाए तो इस कमी की भरपाई कौन करेगा? क्रैब साइकिल। सो दैट्स वाई रेस्पिरेशन का क्या खाली पर्पस ग्लूकोज को बर्न करना और एटीपी प्रोडक्शन करना होता है क्या? नहीं। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाले जो इंटरमीडिएट होते हैं वो अदर मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर भी क्या होते हैं? यूटिलाइज होते हैं। अदर मेटाबॉलिक पाथवे में भी क्या होते हैं? यूटिलाइज होते हैं। समझ आई बात? चलो तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे वाई ग्लूकोज ऑक्सीडेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ग्लूकोज ऑक्सीडेशन जो है भाई, जैसे आपने एक प्लेट लिया, एक प्लेट के अंदर ग्लूकोज को रखा और उसको तीली लगा दिया, वो धुआं हो गया, एक बार में जल गया सारा है। तो ये इतने सारे तामझाम करने की क्या ज़रूरत है? 10 स्टेप ग्लाइकोलाइसिस की लिंक रिएक्शन में हमने पढ़ा तो था सिंगल स्टेप प्रोसेस, पर वहाँ पे भी 6-7 स्टेप थे, फिर 10 स्टेप क्रैब साइकिल के, फिर उसके बाद में बहुत सारे स्टेप ETS में थे। ये इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है? सिंपल सा, जैसे हम बाहर किसी चीज़ को जलाते हैं ना, वैसे ही आप लोग जो है ग्लूकोज को जला दो वहाँ पे। ग्लूकोज ऑक्सीडेशन इज नॉट अ single step process. Why? Not a single step process. Why?
क्यों? बेटा किसी चीज़ को अगर आप प्लेट में रख के जलाते हो तो क्या होता है, जब वो जलती है तो एकदम से सारी एनर्जी रिलीज होती है, और जब एकदम से एनर्जी रिलीज होती है तो उसको आप क्या एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं, और उस केस में मैक्सिमम एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो अचानक से आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 से सीधा हो जाता 80 डिग्री और आपका मुंह लाल हो जाता। फिर रेस्पिरेशन जब चलता, एटीपी जब बन जाती तो रुक जाता, फिर वापस अचानक से क्या होता है, ग्लूकोज एकदम से बर्न होता, मैक्सिमम एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है ना। बट ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप जब इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी। बस उसी एनर्जी को हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम कन्वर्ट कर ले एटीपी के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में लॉस कम से कम हो। पहला रीज़न। दूसरा, अगर सिंगल स्टेप प्रोसेस हुआ तो क्या उसको रोका जा सकता है कभी? अब ग्लूकोज अगर मान लो बर्न होगा तो मतलब होगा, कोई चीज़ अगर जलना शुरू हो गई तो बेटा उसको बीच में रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। जबकि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बहुत सारे मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एंड मल्टी स्टेप प्रोसेस होने की वजह से आप उसका रेगुलेशन कर सकते हो। ग्लाइकोलाइसिस में रोक सकते हो, लिंक रिएक्शन में रोक सकते हो, क्राफ्ट साइकिल में रोक सकते हो। इस तरह से बहुत सारे इसमें मल्टी स्टेप प्रोसेस होते हैं जिनका कंट्रोल किया जा सकता है, समय पर उसका रेगुलेशन किया जा सकता है। एंड तीसरा रीजन, रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन का खाली पर्पस बेटा एटीपी का प्रोडक्शन करना नहीं होता है, इसका पर्पस होता है बहुत सारी दूसरी अदर चीज़ें बनाना। तो रेस्पिरेशन के अंदर जो बनने वाले जो इंटरमीडिएट होते हैं वो इंटरमीडिएट अदर मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर यूज होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा तो ग्लूकोज सारा का सारा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, ये बीच में इंटरमीडिएट बनेंगे ही नहीं। तो बेटा इनको क्या यूटिलाइज किया जा सकता है फिर आगे बढ़ समय? तो ये 3 रीजन होते हैं। तो अगर ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होता तो क्या होता, इफ सिंगल स्टेप प्रोसेस, तो इस केस में इसकी मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो जाती इन फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, इन फॉर्म ऑफ हीट। पॉइंट नंबर 2, कैन नॉट बी रेगुलेटेड और कंट्रोल, रोका नहीं जा सकता है। एंड तीसरी, देयर इज अ नो intermediates which are required for other metabolic pathway, other metabolic बोलो या अदर एनाबोलिज्म बोलो, एक ही बात है। बस ये कंप्लीट हो गया हमारा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस हम क्यों नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी के अंदर एक और पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। जैसे आपने ये तो पढ़ लिया कि बेटा ग्लूकोज रेस्पिरेशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है, पर ग्लूकोज के अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि फैट कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, प्रोटीन कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसके बारे में सुनते हैं ना। ये कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप लोग जानते हो कि जैसे स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो गैलेक्टोज शुगर होगा वो भी इसमें कन्वर्ट होगा, मैनोज भी इसमें कन्वर्ट होगा, सुक्रोज टूटने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, ग्लूकोज तो है ही, फ्रक्टोज भी इसमें कन्वर्ट, फ्रक्टोज सीधा स्टार्ट करेगा कहाँ से, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से रिएक्शन स्टार्ट करेगा, है ना। तो इस तरह से सारे इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि हेक्सो शुगर एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, मैनोज इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्लूकोज से क्या बना, यहाँ से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर रिएक्शन चलेगी एंड एक बीच में बनता है इंटरमीडिएट डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फिर यहाँ से बनेगा पायरुविक एसिड, फिर पायरुविक एसिड से बनेगा आगे एसिटाइल कोएंजाइम, एंड एसिटाइल कोएंजाइम से यहाँ पे रिएक्शन चलेगी कौन सी, CCIO अल्फा SSFM, ठीक है। और बाकी ETS तो लास्ट में होता ही है,
है ना। अब इसके अंदर ये तो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो गया, जैसे स्टार्च होगा तो कन्वर्ट होगा किसमें, इसके अंदर, चाहे स्टार्च हो चाहे ग्लाइकोजन हो, वो इन दोनों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद बचा कौन, फैट की बात करते हैं ना। तो फैट कैसे, तो फैट किसका बना होता है बोलो, तो फैट यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा किसमें, ग्लिसरॉल में, और कन्वर्ट होगा किसमें, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। अभी अभी आपने पढ़ा था, क्या ग्लिसरॉल वापस इसमें कन्वर्ट हो सकता है, कैसे, हाइड्रोजन हटा लो, यहाँ से एक H हटा दो, यहाँ से एक H हटा दो, और हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एंड ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे ग्लिसरॉल अब ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ग्लिसरॉल तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। पर समय पड़ने पर हम इसको वापस क्या कर सकते हैं, इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से तो क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, आसान था। फैटी एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होगा इसमें, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। एंड बीटा ऑक्सीडेशन होता कहाँ पे, इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का खाली काम एटीपी प्रोडक्शन करना नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फैट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन भी किसका काम हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम हो गया। ठीक है, तो इसका उल्टा, अगर यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम को वापस जोड़ दिया जाए, तो एसिटाइल कोएंजाइम को वापस जोड़ने पर क्या बन जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से फैटी एसिड का, फैटी एसिड का क्या हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा। अब बीटा ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है, वो पढ़ना तो आप MBBS के अंदर, तो जैसे आपने फैटी एसिड का डायग्राम बनाया होगा, इसलिए मैं बोलती हूँ बेटा बिना बायोमोलिक्यूल के रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस पढ़ना बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो इसमें ये कौन है, मान लो कोई फैटी एसिड है, फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा, इसके कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा अल्फा और बीटा के बीच, तो ये क्या हुआ, 2 कार्बन का कंपाउंड रिलीज हुआ, इसमें OH को हटा के यहाँ पे हम जोड़ देते कोएंजाइम A, नाउ ये बन गया एसिटाइल कोएंजाइम A। अब 16 कार्बन की फैटी एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, 14 कार्बन में, 2 कार्बन हट गए, तो फिर से क्या होगा कि इसमें किनारे वाला जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर। एसिड के पास वाला कार्बन अल्फा और उसके पास वाले कार्बन को बोलते बीटा। फिर से क्या होगा, यहाँ से ये जो बीटा कार्बन है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद ये 2 कार्बन का कंपाउंड और इसके साथ जोड़ देंगे हम कोएंजाइम A। तो अगेन ये क्या हुआ, बीटा ऑक्सीडेशन, और 14 कार्बन का फैटी एसिड अब कन्वर्ट हो गया इसमें 12 कार्बन के अंदर। फिर से क्या होगा, ये बन गया 12 कार्बन का फैटी एसिड। अब फिर से वापस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा, उसके पास वाला कार्बन बीटा, तो यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, 2 कार्बन का जो कंपाउंड है दैट इज दी एसिटाइल ग्रुप, और इसके साथ हम जोड़ देंगे यहाँ पे कोएंजाइम A, तो ये फिर से रिलीज हो गया एसिटाइल कोएंजाइम A, है ना। और फिर अब ये 12 कार्बन का फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाएगा 10 कार्बन में, एंड सो ऑन चलता रहेगा इसी तरह से। तो अब मुझे बताओ कि 16 कार्बन का अगर फैटी एसिड है तो उससे कितने एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, 8 बनेंगे, वेरी नाइस। तो क्रैब साइकिल कितनी बार चलेगी, 8 बार चलेगी। अब बताओ कि एक बार क्रैब साइकिल में कितने ATP बनते हैं, पिछली क्लास में पढ़ा था 12 ATP बनते हैं। अब आप 12 × 8 करो, 96 आता है, 96 आता है। अब मुझे बताओ कि फैट के अंदर क्या एक ही फैटी एसिड होता है, उसमें तो 3 होते हैं ना। हाँ, तो अब 96 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 96 को 100 ही मान लो अप्रॉक्स, तो मतलब 300 हो जाएगा, अप्रॉक्स 300 हो जाएगा ना। अच्छा, अब 300 के अलावा बेटा फैट के अंदर तो ग्लिसरॉल भी होता है, अब ग्लिसरॉल को भी ऑक्सीडाइज करो तो करीबन हो सकता है 20-30 इसके भी फैटी एसिड हो जाएंगे, मतलब ATP हो जाएंगे। तो मोर और लेस अब कितने ATP बन गए, 300 से 350 एक फैट से बना कि नहीं बना, एक फैट से बेटा 300 ATP बन रहे हैं, जबकि आप बोलते हो कि एक ग्लूकोज से कितना 38 ATP बनता है, एक ग्लूकोज से कितना 38 ATP बनता है। ठीक है बेटा, एक काम करो, सर को बोल के आओ थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दो, क्योंकि मेरी सारी रिकॉर्डिंग में आ जाएगी।
ठीक है। नाउ अब इसके बाद क्या, अब ये तो हो गया। इसके अलावा आपने अभी क्या पढ़ा था कि कोलेस्टेरॉल का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। एंड कोलेस्टेरॉल बनाने के लिए क्या, तो इसलिए आपने पढ़ा था फैटी एसिड एक क्या है, फैट एक क्या है, मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल, हुआ कि नहीं हुआ, कोई परेशानी इसमें। अच्छा फिर हम लोग रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा फैट को क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि परेशानी ये है बेटा कि एसिटाइल कोएंजाइम जब ज़रूरत से ज़्यादा होता है, एंड एसिटाइल कोएंजाइम में ये ग्रुप क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। तो जब सेल साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जब ज़रूरत से ज़्यादा एसिटाइल कोएंजाइम होना तो कीटोन बॉडी बनती है। एंड कीटोन बॉडी आप लोग जानते हो, जेनेटिक्स में पढ़ा था, अच्छी नहीं होती है। वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में एंटर हो जाती है और मेंटल रिटार्डेशन करती है ना। ये प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़ पेशेंट को। डायबिटीज़ में होता क्या है कि सेल में ग्लूकोज तो एंटर हो नहीं पा रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट के बाद सेल के पास नेक्स्ट चॉइस क्या, फैट। तो सिंस सेल को कोई कार्बोहाइड्रेट मिल नहीं रहा है, ग्लूकोज एंटर हो नहीं पा रहा है, तो अब सेल मजबूरी में क्या यूज़ करेगा, फैट यूज़ करेगा। एंड जब फैट जब ऑक्सीडाइज होगा तो ज़रूरत से ज़्यादा एसिटाइल को एंजाइम बनेंगे, एंड ज़रूरत से ज़्यादा को एसिटाइल बनेंगे तो यहाँ से बनता है क्या, यस, तो ये फॉर्मेशन इंड्यूस करता है कीटोन बॉडीज़ का, ठीक है। और कीटोन बॉडी ये पेशेंट डायबिटीज़ के अंदर बनता है, ज़्यादा बनता है कीटोन बॉडी। हमारी बॉडी में बनता है इतना कोई हेडेक ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही कीटोन बॉडी यूरिन वाटर सॉल्युबल होता है तो यूरिन से पास ऑन हो जाता है, ठीक है। चलो कोई परेशानी इसमें। नाउ इसके बाद तो अब बात करते हैं प्रोटीन कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। चलो ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि फैट को अगर ऑक्सीडाइज होना है या रेस्पिरेशन में अगर पार्टिसिपेट करना है तो कैसे करेगा, ऐसे। और फैटी से सीधा सीधा स्टार्ट होगा क्या, लिंक रिएक्शन नहीं, सीधा स्टार्ट होगा क्रैब साइकिल। फैटी एसिड सीधा क्रैब साइकिल में कंट्रीब्यूट करता है, और ग्लिसरॉल जो है हाफ ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में ऐड होता है, ठीक है, एंटर करता है यहाँ से। चलो अब हम बात करते हैं प्रोटीन, इसमें कैसे, प्रोटीन कैसे होगा यूज। तो कॉमन सेंस की बात है कि प्रोटीन पहले क्या होगा, अमाइनो एसिड में टूट जाएगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूट जाएगा, तो ये निकल गया अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तो ये सी अल्फा COOH, इसलिए हम बोलते हैं बिना बायोमोलिक्यूल के फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ना बेवकूफ़ी है। ये मान लो कोई अमाइनो एसिड है ना, इस अमाइनो एसिड के अंदर अब ये कंट्रीब्यूट करता है ऐसे, पहले इसमें से हट जाएगा NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप मतलब यहाँ से हट जाएगा अमोनिया। अब आपने सोचा है कभी कि हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट बनता है, क्या बनता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट बनता है ना, और वो एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन होता है, अमोनिया। अब आप सोचो कहाँ से आती है अमोनिया, प्रोटीन को, क्योंकि देखो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में होता क्या है, C6H12O6, क्या उसमें नाइट्रोजन है, फैट का डायग्राम बनाया था उसमें कहीं नाइट्रोजन दिखाई दिया था आपको, नहीं था बेटा। तो जब उन दोनों के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन है ही नहीं तो अमोनिया बनेगी भी नहीं, है ना। तो आपको अमोनिया जो गैस होती है, एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होता है, वो एक्सक्रीटरी वेस्ट तब प्रोड्यूस होता है जब या तो हम नाइट्रोजनस बेसिस को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या फिर जब हम प्रोटीन को एज ए रेस्पिरेटरी सब्सटेंस की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस हो जाएगा डीअमाइनेशन, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, डीअमाइनेशन हो जाएगा, ठीक है। और डीअमाइनेशन के बाद अब यहाँ पे ये क्या बन गया, अच्छा ये अमाइनो एसिड है ना, अमाइनो एसिड में से अमाइनो हट गया, पीछे बचा गया एसिड एसिड, और क्या इसके अंदर कार्बन है तो ये बन जाएगा ऑर्गेनिक एसिड, क्या बन जाएगा, हाँ। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो या तो कंट्रीब्यूट करेगा ग्लाइकोलाइसिस में कहीं चला जाएगा या फिर चला जाएगा क्रैब साइकिल के अंदर। जैसे एग्जांपल आपके पास अगर एलिनीन है तो एलिनीन में से NH2 ग्रुप हटाया तो क्या बन गया, पायरुविक एसिड, अभी तो बताया था, क्या बन जाएगा। तो अब यहाँ से सीधा स्टार्ट होगी लिंक रिएक्शन और फिर क्रैब साइकिल, है ना। अगर आपके पास ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, तो ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें,
नहीं उल्टा बोल दिया। अगर अमाइनो एसिड आपके पास कौन है, ग्लूटामिक एसिड है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, और सीधा ये आधी क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी यहाँ से। कोई परेशानी इसमें नहीं, आसान था, ठीक है। तो डी अमाइनेशन कहाँ पे होता है, अगर आपसे जगह पूछी जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। एक मिनट, आपको मैंने कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी नहीं पढ़ाई, शिट। वैसे इसको अलग से पढ़ाने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं आपको फोटोसिंथेसिस वाला जो टॉपिक आएगा ना वहाँ पढ़ा दूंगी। वैसे वो दी हुई तो वहीं पे, आप यहाँ पे ना एक पेज छोड़ देना, बस एक पेज छोड़ देना, कोई अलग से टॉपिक नहीं है, फोटोसिंथेसिस में अपने आप कवर हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि आपका कोई टॉपिक छूट गया, नहीं छूटा है, ठीक है। चलो अब बताओ कोई परेशानी है क्या इसमें, नहीं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि प्रोटीन रेस्पिरेशन में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, फैट कैसे कंट्रीब्यूट करता है, या फिर है ना कार्बोहाइड्रेट कैसे एंटर होते हैं इसमें। अब चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ रहा है यहाँ पे कौन सा, आरक्यू वैल्यू है। तो फिर तो 2 कार्बन हो जाएंगे ना बेटा, पायरुविक एसिड में तो 3 कार्बन होते हैं, है ना। अच्छा इधर देखो, आरक्यू वैल्यू क्या है, दिस इज अ रेस्पिरेटरी क्विसेंट, और रेस्पिरेटरी क्विसेंट क्या कहता है, ये कहता है कि आरक्यू इज इक्वल टू CO2 जो रिलीज हो रही है, रिलीज्ड वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइड बाय यूज्ड वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, O2। इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको हम आरक्यू वैल्यू कहते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट में अगर आपके पास जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, C6H12O6 प्लस O2, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 6O2 6CO2 प्लस 6H2O, इस तरह से। तो आरक्यू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, ये हो जाएगा 6CO2 डिवाइड बाय 6O2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इनका कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ध्यान से सुनना। दूसरा, अगर हम बात करें आरक्यू वैल्यू किसी फैट का, और एक फैट बनाने में आपने पढ़ा था कि 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड होते हैं। मान लीजिए तीनों फैटी एसिड पामिटिक एसिड है, तीनों फैटी एसिड क्या है, पामिटिक एसिड है। तो इसको मैं ट्राई पामिटिन लिख दूँ, ट्राई पामिटिन फैट हो गया, है ना। अगर तीनों फैटी एसिड स्टेरिक एसिड है तो उसको ट्राई स्टेरिक बोलते हैं, है ना। चलो अब ट्राई पामिटिन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, अब इसमें टोटल कार्बन कैसे होते हैं, तो लिखना, डायग्राम ही बना लेते वापस, करते कैलकुलेशन अभी। ऐसे बनाया था डायग्राम आपने, तो आप मैं इसमें यहाँ कितना लिखूँ, 14 14 एंड 14। ये डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। आप कार्बन काउंट करो, टोटल 3 14 14 प्लस कितना हुआ 28, 28 प्लस 14 कितना हुआ, टाइम लगेगा 42 हो गया सबका, ठीक है। 42 प्लस 43 44 45 46 47 48 49 50 51। तो बताओ टोटल कार्बन कितने इसमें। अब काउंट करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखो, एक यहाँ पे 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन कितने हो गए 6। हाइड्रोजन बताओ, या ऐसे लिख दो, पहले हाइड्रोजन लिख लो। ऑक्सीजन तो 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने बेटा, ये 14 का डबल हुआ ना, देखो 14 14 14, फिर ये CH2 है ना। तो एक काम करो, 14 को डबल करो कितना हुआ 28, 28 प्लस 28 टाइम लगेगा 56, ओके 56 प्लस 28 84, 84 प्लस 3 87 प्लस 3 90 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2
ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 98। तो ये मैंने एक ट्राइपामिटेन जो फैट होता है उसका डायग्राम, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, C51, H98 और O6। अगर आप ध्यान से देखो तो फैट बेटा कार्बन के रेस्पेक्ट में, सॉरी ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हाईली रिड्यूस है। बेटा ऑक्सीजन जहाँ पे सिर्फ आपको 6 दिखाई दे रहा है, वहीं पे आपको हाइड्रोजन 98 दिखाई दे रहा है। मतलब फैट अपने आप में पहले से बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होती है। सिंस बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने की वजह से उसका ऑक्सीडेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, एंड जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी, सिंपल। अच्छा, अब इसमें से कितनी CO2 निकलेंगे बोलो? CO2 कितने निकलेंगे? 51 CO2 उड़ेंगे। वाटर कितने निकलेंगे? 98 डिवाइड बाई 2 करो, 49 पक्का। चलो तो ये कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करो। यहाँ बताइए टोटल ऑक्सीजन कितनी है? 49 प्लस इसका डबल करो, कितना हुआ 102। यहाँ पे कितना आया 49, तो कितना हुआ 9, 141, 151। अब पता है 151 में 150 तो समझ आता है बेटा, एक एटम को लिखना थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो इसके लिए आप, ये तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की बात है, तो इसके लिए मैं क्या इसको डबल कर दूं, ठीक है। अब आप एक काम करना, सीधा एनसीईआरटी पे आ जाओ, टाइम पास नहीं करते, रिएक्शन बोलो जल्दी से एनसीईआरटी में। तो 145 ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो ये 145 हो गया। ये कितना है 102 है, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 98, क्योंकि आधे ऑक्सीजन को लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना एक एटम को, तो इसके हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए इसको डबल कर लेते हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें फैट का आरक्यू कितना आएगा? CO2 कितना है? 102 CO2 है, और ऑक्सीजन कितना है 145 है। अब नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर वाली वैल्यू कम है, ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, और 1 से कम कितनी आती है? तो ये आपको सीधा याद रखना बेटा कि कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना आता है 1, और फैट का आरक्यू कितना आता है 0.7 आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन, नहीं पढ़ना है अब। आप घर जाके कोई भी एक अमाइनो एसिड का डायग्राम ले लो एंड फिर उसको ऑक्सीडाइज करके देख लेना, तो आपको जो इसका आरक्यू आएगा वो लेस देन, मतलब 0.7 से ज़्यादा आएगा, बट लेस देन 1 आएगा, इसके बीच में यहाँ पे वैल्यू आएगी इसकी। प्रोटीन का आरक्यू उल्टा लिख दिया, 0.7 फैट से तो ज़्यादा बट कार्बोहाइड्रेट से कम, ठीक है, ये आरक्यू वैल्यू आता है। अच्छा, अब मैं आपको अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन का पूछूं आरक्यू कितना होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या ऑक्सीजन यूज होती है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई 0, और किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करने पर क्या आता है, वेरी नाइस। तो इनफाइनाइट आता है किसका, अनएरोबिक रेस्पिरेशन का। बताइए कोई परेशानी नहीं। अब सुनो मेरी बात, आरक्यू पढ़ तो लिया, बट इससे फ़ायदा क्या है? ठीक है, नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, बोलो 1, फैट का कितना होता है 0.7, प्रोटीन का कितना होता है 0.7, फैट से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से कम, बीच में प्रोटीन आता है। सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट, उससे छोटा प्रोटीन, और सबसे छोटा फैट, है ना। आरक्यू वैल्यू की बात हो रही है, तो ये हम क्यों पढ़ते हैं? आपने कभी सोचा नहीं बेटा, बिस्किट आप लोग खाते हो, चिप्स आप खाते हो, है ना, उसमें लिखा होता है ना पीछे किलो कैलोरी एनर्जी लिखी होती है, टोटल किलो कैलोरी एनर्जी, एंड फिर उसमें कंटेंट भी लिखा होता है कि इसमें प्रोटीन इतना है, फैट इतना है, कार्बोहाइड्रेट इतना है, कंटेंट लिखा होता है ना। ये कैसे पता चला? जैसे मैंने आपको एक चावल का दाना दे दिया और फिर मैंने बोला कि बताओ इसका आरक्यू कितना होगा। नहीं, कॉमन सेंस है कि मैंने आपको बोला है कि चावल है, तो आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका आरक्यू वैल्यू 1 आएगा। पर मैंने आपको दे दिया कोई अननोन सब्सटेंस, आपको ये नहीं पता कि वो क्या है। अगर पता करना हो कि वो क्या है, तो उसके लिए आप क्या करो, लेबोरेटरी में एक फ्लास्क जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें उसको रखो और जला दो, उसको जला दो,
तो क्या होगा, वो जलेगा। जलने पर अगर बेटा एटमॉस्फेयर में वो एटमॉस्फेयर से जितना ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है उतना ही अगर CO2 वापस रिलीज कर रहा है, मतलब वो अननोन सब्सटेंस कौन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। अगर वो जलने के समय CO2 बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहा है जबकि बाहर से ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, जलने के लिए अगर वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है और CO2 उतना प्रोपोर्शन में रिलीज अगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली वो कौन है, फैट है। और अगर इसका आर की वैल्यू 0.7 से ज़्यादा और 1 से अगर कम आता है तो मतलब क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। तो इस तरह से बेटा जो चिप्स के पैकेट होते हैं, बिस्किट के जो पैकेट होते हैं, उनके पीछे उनका कंटेंट लिखा होता है ना कि उसमें कौन कितना होता है। तो कैसे पता किया जाता है, आर की वैल्यू से। तो आर की वैल्यू का पर्पज़ क्या होता है, किसी अननोन सब्सटेंस को फाइंड आउट करना कि वो है क्या, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, ये पता किया जाता है। अब आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये होता है आर की वैल्यू का सिग्निफिकेंस। तो मुबारक हो, ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। आई नो इसमें एक चैप्टर आपका रह गया, कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी, जो आप इसके लिए एक पेज छोड़ देना, मैं आपको इसको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में कवर करवाऊंगी, ठीक है। इसको बंद कर दो।